काफ़ी बचपन में भी अप टू मेरी क्लास 8 मुझे मोटा ही कहा जाता था। तो जो साइंस है वो न्यूट्रिशन की, वो अपने आप में बहुत सॉलिड है, सबको सब कुछ नहीं सूट करता। तो जो लोग मोटे होते हैं वो बहुत सारी चीजें अपनाते हैं जिम जाने के बाद, दुबले तो हो जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं इम्यूनिटी उनकी कम हो जाती है? तो मोटापे से जुड़ी मेरी एक पर्सनालिटी थी, जो कभी सोच ही नहीं सकते। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि आप भूखा रह रहे हैं। वो कहते हैं मैं भूखा नहीं रह रहा, मैं तो सब कुछ खा रहा हूँ, मेरा वेट देख लीजिए। जो खाना हम जिसको मेन स्ट्रीम बोलते हैं, ये आए, हेल्दी फूड मेन स्ट्रीम में आए, एक ऑल्टरनेटिव ना बने। एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था अराउंड द 1960s, क्योंकि अगर वो गेहूं से परेशानी आ रही है, लोगों को मोटापा है, तो मिलेट्स इतना जरूरी है। आप बता रही है कि काफी साल पहले भी मिलेट्स खाया जाता था, फिर क्या हुआ? तो अगर ये इतना जरूरी है तो ये लाइफ से गया क्यों? कुटकी, ये छोटे छोटे मिलेट्स हैं, ये जनरली ज्यादा आसान होते हैं। जो व्रत में खाते हैं हम लोग सामक के चावल, वो भी मिलेट का ही रूप है, तो वो इजी टू डाइजेस्ट है। आप रुक नहीं पाते, आपने एक पैकेट खोला और आप वो पैकेट की भूख भी नहीं है, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, आपका हाथ चलता ही चला जाएगा। बिल्कुल। और काफी सारे मिथ्स भी बने हुए हैं न्यूट्रिशन में। काफी ऐसे फूड है जिनको हम काफी अच्छा मानते हैं, जैसे घी हुआ या फिर केले, रात में चने खाना अच्छा नहीं है। तो काफी ऐसे मिथ्स है जो, तो अगर चीज आसानी से नहीं मिल रही तो आप उसको पहले प्लान करके घर में रख लीजिए। तो जैसे एक पेड़ को बढ़ने के लिए पानी डालने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर के लिए जरूरत होती है न्यूट्रिशन की। और मिलेट्स और काफी ऐसे न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी होते हैं, जो भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भूलते जा रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं सिटीजन पोस्ट। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, जिसे आज हम बात करने वाले हैं। वो है क्लिनिकल न्यूट्रिशंस, एक ऑथर और एक रिसर्चर, मिस ईशी खोसला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि आप क्या काम करती हैं, किस तरीके से आपका न्यूट्रिशन में और बाकी चीजों में इन्वॉल्वमेंट है? ऐसा है कि जो हमारा काम है वो खाने पीने से ही जुड़ा है, और खाने पीने की हमने जो पढ़ाई करी थी वो साइंस ऑफ न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, दैट वाज माय एजुकेशन। और फिर उसको हमने एक प्रैक्टिस में, हाउ वी कैन यूज दिस साइंस टू ट्रीट पीपल and help people recover from illnesses and to prevent illnesses and treat common problems like what we are facing today. So that is the the whole umbrella under which one has worked. इसमें अलग अलग पहलू हैं। एक तो हमने जैसे न्यूट्रिशन काउंसलिंग और एडवाइस और डाइट काउंसलिंग करी, उसके साथ साथ हमने एजुकेशन और अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन शेयर करी थ्रू कॉलम्स, थ्रू माय बुक्स व्हिच आर हियर, एंड सेवरल आर्टिकल्स एंड इंटरव्यूज इन द मीडिया। तो एक आउटरीच का भी एक बहुत बड़ा हमने उसमें काम किया है। और बाकी टू एंश्योर दैट पीपल गेट द राइट फूड, एक वातावरण भी होना चाहिए जिसमें अगर हम एडवाइस कर रहे हैं तो वो चीज़ें अवेलेबल हो। तो उसके लिए हमने एक हेल्थ फूड कंपनी शुरू करी थी 2001 में, कॉल्ड वोल फूड्स, जो अभी तक चल रही है, लेकिन वो मेरे अंडर नहीं है। लेकिन काम यही है कि ऑल्टरनेटिव फूड्स एंड बेटर हेल्थियर प्रोडक्ट्स शुड बी अवेलेबल। लोगों को अगर आप एडवाइस करें तो उनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखना है कि वो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हों। तो वो एक हेल्थ फूड कंपनी भी करी, और उसके साथ साथ हमने एक एनजीओ सोसाइटी शुरू करी अवेयरनेस के लिए अबाउट वीट एंड वीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसका नाम है सीलियाक सोसाइटी ऑफ इंडिया। And under the banner of Celiac Society of India, we are regularly doing events and programs to increase the awareness about wheat-related problems like celiac disease, like non-celiac wheat sensitivity, wheat allergies, food intolerances, etc. तो ये हम 2006 से कर रहे हैं, और अब तक आप देखेंगे कि काफ़ी वातावरण में फ़र्क पड़ा है, अवेयरनेस आई है, लोगों को समझ आ रहा है, और एक अलग लेवल पर हम अब पहुँचे हैं।
तो मोटा-मोटा मेरा यही काम। और जिस समय लोग सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, इंजीनियरिंग और बाकी फील्ड की तरफ भाग रहे थे, आप न्यूट्रिशन में आई। तो ऐसा क्या आपने ऐसा क्या देखा कि आपने न्यूट्रिशन में आने का फैसला किया, या कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि 1986 में आपने मास्टर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन किया है। हाँ। वो ऐसा समय था जब लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे हेल्थ पे, आजकल तो लोग काफ़ी ध्यान देते हैं। तो इंटरेस्टिंग सवाल है और जवाब छोटा नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरी पर्सनल जर्नी एक रही थी और मोटापे की शिकार थी। काफ़ी बचपन में भी अप टू मेरी क्लास 8 मुझे अ, मोटा ही कहा जाता था। मोटा और नाम भी अलग-अलग थे। तो मोटापे से जुड़ी मेरी एक पर्सनैलिटी थी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसकी एक जागरूकता जब आई और मुझे अंदर से लगा कि मुझे इसका कुछ इलाज करना चाहिए, तो उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ फूड में और इम्पैक्ट ऑफ फूड ऑन द बॉडी, ऑन द ओवरऑल वेल-बीइंग। तो उस समय जब मैंने सोचा था कि हम क्लास 9-10 में मेडिसिन के लिए अप्लाई करेंगे, हाउ एवरीवन इज़, हमारे सारे बायोलॉजी बायोलॉजी के सेक्शन था, तो सब मेडिसिन ही कर रहे थे। तो फिर मैंने उस समय सोचा कि मेडिसिन से क्यों ना हट के हम फूड की तरफ ध्यान दें। तो मैंने फिर यही पक्का निश्चय कर लिया कि मैंने मेडिसिन नहीं करना और फूड को ही स्टडी करना है इन डेप्थ। तो मैंने एक लेडी अर्बन कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, उसका एक ही फॉर्म भरा और कहीं भी नहीं भरा, बिकॉज़ आई वाज़ सो डिटरमाइंड कि मैंने यही करना है। क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट था उस समय मेरी लाइफ में, वो बहुत प्रोफाउंड था, वो बहुत लाइफ चेंजिंग था कि खाने से क्या स्किन भी बदल जाती है, खाने से क्या पर्सनैलिटी और वो भी बदल जाता है, तो पूरी बॉडी बदल गई। और तो ये एक जागरूकता उस समय शुरू हुई। बिल्कुल, और तो अब आपको देख के कोई कह भी नहीं सकता है कि आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है और आप काफ़ी हेल्दी भी हैं इन सब चीज़ों की वज़ह से। ऐसा क्या आपने अपना लिया कि बस ये राज़ है? नहीं, ये राज़ नहीं है, ये सब तभी तो जो हम कर रहे हैं वो कंप्लीटली अलाइन्ड है विद द पर्सनल जर्नी एंड नाउ आई वुड से पर्सनल से तो बियॉन्ड अब जो पेशेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जो हम अप्लाई करते हैं और उनके ऊपर जो रिजल्ट्स देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट्स हैं, तो वो एक डेफिनिटली अपने आप में ही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है और कोई सीक्रेट नहीं है। तो जो साइंस है वो न्यूट्रिशन की, वो अपने आप में बहुत सॉलिड है और हमको एक बहुत बड़ा टूल देती है, फ्रेमवर्क देती है टू वर्क विद। बट एज़ वी हैव गॉन अलोंग हमने ये भी देखा है कि खाली न्यूट्रिशन साइंस से सारे सॉल्यूशंस नहीं बन रहे। हमको ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पर भी देखना है, हमको देखना है कि इंडिविजुअल को क्या सूट करता है, सबको सब कुछ नहीं सूट करता। तो एक फूड सेंसिटिविटी जो है, फूड इंटॉलरेंस, एलर्जी, कुछ भी उसको नाम दीजिए, तो वो एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है ऑफ प्रैक्टिसिंग। तो कोई राज इसमें नहीं है और सबके लिए जो डाइट है वो एक कस्टमाइज्ड डाइट अप्रोच है। तो जो मैं आपके लिए दूँ शायद किसी और के लिए ना दूँ और अपने लिए ना करूँ। तो एक कस्टमाइज्ड अप्रोच है और न्यूट्रिशनल साइंस को लेके हमने जो देखा कि आजकल गट पर जो फोकस आया है वो बहुत ही एक अपने आप में इलाज ही बन गया है। अगर हम गट पे फोकस करें तो समझ लो सारी बीमारियां ही ऑलमोस्ट हम उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर वो रीसेंट है बीमारियां तो काफ़ी हद तक रिवर्सल हो जाता है और अगर बहुत पुरानी है तो दवाइयाँ का पिल बर्डन जिसको कहते हैं कम हो जाता है और जो एक सेंस ऑफ वेल बीइंग है वो एक आ जाती है। मिनिमम मेडिकेशन एंड समटाइम्स रिवर्सल जो देखते हैं वो एक अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है पेशेंट के लिए भी और प्रैक्टिशनर के लिए भी। तो ये एक हम शेयर करते हैं अपना थ्रू नाउ सोशल मीडिया, ऑल्सो थ्रू माय बुक्स, वी केस स्टडीज पब्लिश्ड। तो ये एक गोइंग बैक टू ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल बिलीफ ऑफ एंड द विजडम ऑफ फूड जो हम पहले सभी
आयुर्वेदा को देखें या कुछ और भी जितने भी चाइनीज मेडिसिन हैं या ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस में गट को ही, हाजमे को ही फोकस पर लाते थे कि जब तक आपका हाजमा ठीक नहीं है आप ठीक नहीं होंगे। हिप्पोक्रेटिस जो फादर ऑफ मेडिसिन 2500 ईयर्स अगो उन्होंने कहा था कि सारी बीमारियां गट से ही जुड़ी हैं, तो हेल्दी डाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये अब हम प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं और इसका अगर हम देखें तो एक इतना ज़्यादा अब पूरी वर्ल्ड में ग्लोबली अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉलेजेस हैं, हार्वर्ड है, जॉन हॉपकिंस है, मेयो है, ये इन सब में इसी साइंस को पढ़ाया जा रहा है। तो ये राज नहीं है और ये सब तक पहुंचना चाहिए और पहुंच भी रहा है धीरे धीरे। और हम काफ़ी हद तक इसमें आगे बढ़े हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, गवर्नमेंट के साथ भी जुड़े हैं, तो काफ़ी काम चल रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया गवर्नमेंट के साथ जुड़े हैं, गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रोग्राम चला रही है न्यूट्रिशन को लेके, लोगों को जागरूक करने को लेके, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो लोगों को मिल नहीं पा रही है? लोगों को जब बाहर अच्छा खाने भी जाते हैं तो भी नहीं मिल पाती है, और क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है न्यूट्रिशन के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए? वो देखो एक जागरूकता है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लेवल पे आ गई है। जब हमने काम शुरू किया था 2000 आई वुड से 1994 में, तो शुरू-शुरू में बहुत एक वेकअप कॉल करनी पड़ती थी। कुछ लोग जो थे वो हमेशा ही जागरूक रहे हैं या इंटरेस्टेड रहे हैं। तो काफ़ी लोग इंडिफरेंट थे, लेकिन मुझे लगता है पैंडेमिक और कोविड के बाद जो एक नई किस्म की इंटरेस्ट और एक डर पैदा हुआ है लोगों के मन में, इतनी यंग डेथ्स हुई हैं और अभी भी चल रहा है, काफ़ी बर्डन ऑफ बीमारियां बढ़ गया है, यंग एज पे ये सब हो रहा है। तो सब हर किस्म के लोग अब इसमें इंटरेस्टेड हैं, बच्चे भी हैं। तो अवेयरनेस और इंटरेस्ट बहुत है, और जो रैपिडिटी ऑफ जो जिस स्पीड से इंफॉर्मेशन पहुंच रही है लोगों को, लिटरली मतलब क्लिक ऑफ अ बटन, सोशल मीडिया भी देखिए तो बहुत जल्दी एक क्लिक ऑफ अ बटन से ही हम लोग इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं एक दूसरे को। तो एक जो वातावरण है इसमें रेगुलेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो वो भी बहुत स्ट्रांग हो गई है। सो ओवरऑल आई वुड से देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीपल, जो बच्चे भी हैं या बूढ़े भी हैं या सब किस्म के लोग, बीमार लोग या स्वस्थ लोग, इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो नेचुरल है कि हमारा जो फूड इंडस्ट्री है जी। वो भी इसको देख के उसकी तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है। रेगुलेशन भी आ रही है, फूड एलर्जीज के ऊपर कितनी रेगुलेशन आ गई, न्यूट्रिशन फैक्ट्स के ऊपर भी रेगुलेशन आ गई, कौन क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए। और खाने में जो शेफ्स हैं, जो हमारी फूड इंडस्ट्री है, तो वो भी एक किस्म से रिस्पॉन्स, उनको कंपल्शन समझ लीजिए या उनका रिस्पॉन्स जैसे भी है वो हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से ये मार्केट, हेल्थ फूड इंडस्ट्री जो है वो बढ़ रही है। और इसमें नॉट ओनली इंडस्ट्री, इंडिविजुअल्स भी बहुत अपने आप जैसे स्टार्टअप्स हैं वो कर रहे हैं, घर का बना प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और मार्केटिंग टूल्स भी आजकल आसानी से एक्सेसिबल हैं। तो एक आजकल अवेलेबिलिटी की इतनी कमी नहीं है जो पहले थी, पर्टिकुलरली मेट्रोज में, है ना। तो बट ये कहना कि ये एक चुटकी में हो जाएगा या एक साल में हो जाएगा, नहीं, ये प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम लगेगा कि जो खाना हम जिसको मेन स्ट्रीम बोलते हैं ये आए, हेल्दी फूड मेन स्ट्रीम में आए, एक ऑल्टरनेटिव ना बने कि एक वो सड़क जो बिल्कुल ही बहुत प्योर फूड दे रही है और एक जो बिल्कुल गंदा दे, मतलब टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स हैं या हेल्दी नहीं है। तो मुझे लगता है इनको मर्ज होना पड़ेगा कि इवन जो क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम सस्ता कह के कहते हैं मेन स्ट्रीम में, हम एक्सपेंसिव नहीं कर सकते, लेकिन सस्ती चीजें भी मेन स्ट्रीम में हेल्दी बना सकते हैं, मास प्रोडक्शन में ला सकते हैं। और ये धीरे धीरे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिलेट्स का इनिशिएटिव किया है, तो उसमें एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिला है टू food manufacturers to produce food which is with healthy ingredients. तो
ये चल तो रहा है। ये और जो मिलेट्स है, क्या ये सबको सूट करता है? अलग-अलग स्टेट में इसके लिए मतलब किस तरीके से लोग जागरूक करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से लोगों को? क्योंकि हर बॉडी हर अलग-अलग चीज़ माँगती है, न्यूट्रिशन अलग होता है, शेड्यूल अलग होता है, तो क्या सभी को सूट करता है? देखिए, पहले तो समझना पड़ेगा कि ये मिलेट्स हम क्यों इसकी इतनी चर्चा कर रहे हैं, इस पर जी। क्या क्यों फ़ोकस आ रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था अराउंड द 1960s। हमारा जो अनाज था, जो मेन स्टेपल जिसको कहते हैं, वो गेहूँ था। हुँ। और गेहूँ को हर घर में एक जैसे उस समय फैमिन भी थी, हंगर भी थी, तो उसको हटाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई, वो जो बीज था उसको उसमें बदलाव आए। इट वाज़ एट दैट टाइम अ पार्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। और वो जो चेंज आया गेहूँ में पर्टिकुलरली, वो कुछ ऐसा आया जो हर को शायद नहीं सूट करता। जी। तो वो जो मॉडिफाइड ग्रेन है मॉडर्न व्हीट का, वो हमारी बॉडी को इतना भा नहीं रहा। उसकी वजह से अनाज जो, और गेहूँ तो सब चीज़ में जाता है। बिल्कुल। और उसके साथ-साथ हम चावल भी लेते हैं, थोड़ा मक्की भी चलता है, लेकिन मिलेट्स जो पहले होते थे, जिनमें ये गेहूँ का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता। वो उसको उसकी बहुत अच्छी अल्टरनेटिव है। जो मिलेट्स हम हज़ारों साल, मतलब ऑलमोस्ट 4-5,000 ईयर्स अगो बिल्कुल। मिलेट्स हमारी कल्चर का पार्ट था। और मिलेट्स एंड राइस ही खाए जाते थे। व्हीट की कंजम्पशन काफ़ी लो थी। और अब जो हम देख रहे हैं, तो इसके लिए इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव, क्योंकि अगर वो गेहूँ से परेशानी आ रही है, लोगों को मोटापा है, या लोगों को हार्ट डिज़ीज़ है, या आप कोई भी बीमारी जो क्रॉनिक बीमारियाँ हैं, वो अब हम देख रहे हैं उसको ठीक करने के लिए हमको गेहूँ, मॉडर्न गेहूँ को हटाना है, बदलना है। तो उसके लिए अल्टरनेटिव जो है, ये बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव है, हाई न्यूट्रिशन है, और इसमें बहुत और प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका आना एक हमारे लिए एक ऑलमोस्ट ज़रूरी एसेंशियल बन गया है। तो इसीलिए जागरूकता इसकी अहम है। बहुत लेवल्स पे हो रही है, गवर्नमेंट सरकार कर रही है, और अब इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। हम लोग भी अपनी सीलियाक सोसाइटी के द्वारा एक मेरा मिलेट मैजिक करके कैंपेन कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा एक प्लेज है कि हर घर में श्री अन्न। जी। Every household must have millets, and every person must eat one millet meal a day. तो ये हमारा एक कैंपेन है। तो मिलेट्स इतना ज़रूरी है, आप बता रही हैं कि काफ़ी साल पहले भी मिलेट्स खाया जाता था, फिर क्या हुआ? तो अगर ये इतना ज़रूरी है, तो ये लाइफ से गया क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है, इतना ज़रूरी अगर है ये, तो क्यों गया? और इसको फिर से वापस लाने के लिए, इसकी ईज़िली अवेलेबिलिटी हो, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रही थी, मोनोकल्चर हो रही थी, मुनाफा देखा जा रहा था। तो इसलिए ये चेंजेस हमारी फूड इंडस्ट्री में आए हैं। और फूड में जब टेक्नोलॉजी लगी है, तो सब कुछ अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स आए हैं। आप देख लीजिए, चीनी रिफाइन हो गई, मतलब गुड़ रिफाइन हो गया तो चीनी बन गई। तेल रिफाइन हो गया, जो अच्छे तेल थे उनको रिफाइन कर दिया, तो कोई हमने वेजिटेबल ऑयल शुरू कर दिए। और गेहूँ में ये बदलाव आ गया। तो बाकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स और चीज़ें, एडिटिव्स ऐड हो गई, स्वाद बढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें ऐड हो गई। तो एक पूरी इंडस्ट्री ड्रिवन फूड हो गया, जो पहले सिंपल खेतों से खाना आता था और खाते थे बना के, वो एक बिल्कुल फॉरेन कॉन्सेप्ट हो गया, वो खाली विलेजेस में होता है। तो कन्वीनियंस फूड बन गए। तो इसलिए ये चेंजेस हमारी बाहर की इकोसिस्टम में हुए, तो वो हमारा अंदर का वातावरण, जो हमारी आंतें हैं, उसको बदलाव उसमें आया। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि गेहूँ भी हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर रहा है, मॉडर्न गेहूँ, जो केवल कुछ लोगों को पहले करता था सीलियाक डिजीज़ के फॉर्म में, वो आज हर इंसान को, बच्चों को कर रहा है, इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर रहा है, इन्फ्लेमेशन कर रहा है। हमारी जो आंतें हैं, उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं, उनको डिसबैलेंस कर रहा है। तो और वो हम देखते हैं प्रैक्टिस में कि हम अनाज बदल के कितनी चीज़ें हम ठीक कर पाते हैं, सर से लेके पैर तक।
आपके बाल के गिर रहे हैं या आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं या आपकी एक्ने है या जोड़ों में दर्द है या नाखून नहीं उग रहे, मतलब इतनी सुपरफिशियल चीज़ों से आर्टिक एरिया रैशेज़ वो ठीक होने के साथ-साथ अंदर की बीमारियाँ जो वाइटल ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे आपका अस्थमा हो गया या लंग्स में या किडनी हो गई या आपकी लिवर हो गया या हार्ट डिजीज हो गई, पैनक्रियास हो गया, उनकी जो रिलेटेड बीमारियां हैं जो हम देखते हैं। और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ में जो ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, वो भी हम अनाज बदल के हम अंदर का वातावरण ठीक करके उसको ठीक कर पाते हैं और रिवर्सल तक हम देखते हैं। तो ये जो है इसकी जो साइंस है इसको हमको अ, लाना है कि हमको व्हीट रिलेट से जो ऑप्शंस है उनको सामने लाना है। अब आपका जो ये सवाल था कि सबके लिए ठीक है, हाँ, बट मिलेट्स जो है वो एक अनाज नहीं है। मिलेट्स बहुत सारे अनाज का मिश्रण को मिलेट्स कहते हैं, मतलब एक अंडर वन अम्ब्रेला। तो कोई छोटे मिलेट्स हैं, मेजर मिलेट्स हैं, वो मोटे मिलेट्स हैं, तो मेजर एंड माइनर मिलेट्स, सूडो सीरियल्स, इनके अलग-अलग कैटेगरीज़ भी हैं। तो मोटा-मोटा इसमें ये देखना है कि उनमें कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सबसे बड़ी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि उनमें ग्लूटेन नहीं है। और ग्लूटेन एक जो गेहूँ का कंपोनेंट जो हम सबको परेशान कर वो ना होने के साथ-साथ इनमें फाइबर भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है। अब वो कई लोग इतना फाइबर नहीं बर्दाश्त कर सकते। बिल्कुल। कई लोग तो कुछ अनाज मिलेट्स में भी हैं जो सबको नहीं भाएँगे। तो उनको क्या हम ना लें? हो सकता है शायद ना लें या उनको हम फर्मेंट कर लें या स्प्राउट करके ले लें या कोई और फॉर्म में ले लें व्हिच इज़ इज़िली डाइजेस्टेबल। तो कई लोगों को मिलेट की खिचड़ी सूट करती है, उसका आटा नहीं सूट करता। तो ये सब चीज़ें हैं, वो जो इंडिविजुअल कस्टमाइज़ मैंने बात करी, तो हर मिलेट हो सकता है सबके लिए ना हो और कुछ जो ईज़ी टू डाइजेस्ट मिलेट्स हैं, वो जैसे कूडो वो आपका है, फॉक्सटेल मिलेट या कूडो या कुटकी, ये छोटे-छोटे मिलेट्स हैं, ये जनरली ज़्यादा आसान होते हैं, जो व्रत में खाते हैं हम लोग, सामक के चावल, वो जी। भी मिलेट का ही रूप है, तो वो ईज़ी टू डाइजेस्ट हैं। तो अगर आपको मोटे अनाज नहीं सूट कर रहे किसी को, तो आप उसमें से चूज़ कर लीजिए। तो डेफ़िनेटली इसमें बेनिफिट है और सबके लिए बेनिफिट है और हम ये आज इसको हम इसमें अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स को ये पहले पता था और ये एक उपनिषद में भी है, संस्कृत में भी, और ये जो सिंपल सी जैसा अन्न वैसा नशा मन, जैसा अन्न वैसा तन, है ना? तो ये बेसिकली अनाज पर निर्भर था कि आपकी मानसिक हालत और आपकी फिजिकल हालत आपके चॉइस ऑफ अनाज से ही डिटरमिन होती है। तो ये बहुत पुरानी कहावतें हैं और हम आज इसके बारे में बातें कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल। मिलेट्स में काफ़ी सारे गुण हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। हर सभी जानते हैं कि अगर किसी चीज़ में कोई पॉज़िटिव है तो नेगेटिव होता है, तो क्या मिलेट्स में या क्या इस फ़ील्ड में पॉज़िटिव के साथ-साथ कुछ नेगेटिव भी है जो असर छोड़ के जाता है? नहीं, इसमें ऐसा मैंने आपको बताया इंडिविजुअली अगर किसी को ना सूट करे तो प्रॉब्लम है। मेरे प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ कि जो लोग को गेहूँ से प्रॉब्लम है वो ज़्यादा कुट्टू नहीं खा पाते, वो चौलाई नहीं खा पाते। तो ऐसे करके मिलेट्स के इंडिविजुअल रिएक्शंस हो सकते हैं। बट ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट ये ना केवल हमारी पर्सनल इंडिविजुअल या एक नेशन और ग्लोबल हेल्थ इम्पैक्ट है, इट इज वे बियॉन्ड, इट इज आउटसाइड आवर बॉडी ऑल्सो। जो हमारा इको इन्वायरमेंट है, क्योंकि जो मिलेट है उसमें पानी की जो लागत है वो बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट अ क्वार्टर लेस देन व्हाट कन्वेंशनल ग्रेन्स रिक्वायर। तो इसमें सब्सटेंशियल सेविंग है आपकी वाटर की, तो आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सब्सटेंशियल सेविंग है इन पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर यूज, ये वैसे ही उग जाते हैं, इनको कुछ नहीं है, इनको कहीं भी किसी क्लाइमेट में भी ये एडजस्ट कर जाते हैं। तो केयर कम है और एक बहुत जल्दी क्रॉप आ जाती है इनकी। तो एनवायरमेंटली दे आर वेरी वेरी गुड फॉर द coming years where we are finding all the environment related problems, the pollution and all of that. It is the answer to our future.
बिल्कुल। यूथ जो है वो आजकल जो है पिज़्ज़ा, बर्गर और बाकी सारी चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागते हैं। कुछ अगर उनको मार्केट में मिल रहा है, टेस्टी है, उसमें न्यूट्रिशन हो या ना हो, यूथ उस तरफ जाता है। काफ़ी वो जागरूक भी है, बट काफ़ी हम देखते हैं कि ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो क्या मिलेट्स से ऐसी कोई चीज़ बन सकती है जो यूथ को पसंद आए और पिज़्ज़ा, बर्गर जो नुकसानदेह होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा ना जाएँ? हाँ, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि यूथ जो है हमारा आज जागरूक है, जी, इंडिफरेंट नहीं है। आप कहीं पे भी हम कॉलेज या स्कूल में जब जाते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन लेवल इज़ शॉकिंग, इट इज़ सो अप देयर, दे आर अपडेटेड। तो यूथ को खाली हमको ऐसा इकोसिस्टम या अल्टरनेटिव फूड्स देने हैं, मैं अल्टरनेटिव भी नहीं, उनको अवेलेबल कर रहे हैं। जी, व्हाई शुड आई कॉल देम अल्टरनेटिव? दे हैव टू बी प्रोवाइडेड विद हेल्थियर ऑप्शंस, चाहे वो अपने घर पे हो, किचन में हो अपने, या अपने कैफेटेरियाज में हो, या वो जब जाएं ईटिंग आउट के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, तो भी उनको वो फूड्स अवेलेबल होने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, और इनमें ये नहीं है कि स्वाद नहीं है, हुँ, ये एक बहुत मिथ है कि आप हेल्दी फूड स्वाद नहीं होता, तो उसमें एफर्ट करने की जरूरत है फूड इंडस्ट्री को, और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है टाइम में, एनर्जी में, और ये चीजें बहुत महंगी भी नहीं है, तो दे कैन बी मेड इजीली अवेलेबल, एंड ये सब होना शुरू हो गया है। हमारी ये बातें नहीं रही, ये एम्प्टी बातें नहीं है, ये एक्शन हो रहा है इसके ऊपर, थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। और एक जो आपने बात कही कि यूथ भागता है, जी, बिल्कुल। क्योंकि ये पैराडॉक्स हो गया ना, यूथ अवेयर भी है, अवेयर और अवेयर है। जागरूक भी है, हाँ, और भागता भी है गलत चीज के ऊपर। वो उसकी एक अलग वजह है, और उसकी वजह प्योर साइंस में रूटेड है, उसके मतलब आंसर है हमारे पास। क्योंकि जो हमारी एपेटाइट कंट्रोलिंग, जो हमारी क्रेविंग कंट्रोलिंग सेंटर्स हैं, जो हमारे ईटिंग बिहेवियर्स, जो हमारे हैप्पीनेस की जो सेंटर्स हैं, जो हमारे मूड रेगुलेटिंग सेंटर्स हैं, हमारे स्लीप रेगुलेटिंग सेंटर्स हैं, वो सारे हमारे आंतों में हैं। ठीक है, जब गेहूं की वजह से या कुछ और वजह से अगर वो बिगड़ते हैं, बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ दीज फूड्स, वो बिगड़ते हैं। अगर वो बिगड़ गए तो हमारा बिहेवियर बदल जाता है, हमारी एपेटाइट बढ़ जाती है, या हमारी क्रेविंग्स हो जाती है, तो हमारा जो रैशनल ब्रेन है, जो थिंकिंग ब्रेन है, वो बंद हो जाता है। जब खुशी नहीं मिलेगी, जब मूड खराब होगा और भूख लग रही है, तो आप, जाहिर है कि आप गलत खाने की तरफ जाएंगे, है ना, आप कंफर्ट फूड पे जाएंगे, जंक फूड पे जाएंगे, क्योंकि लॉजिक खत्म। तो ईटिंग बिहेवियर को भी अगर हमने रेगुलेट करना है, तो हम अनाज बदलेंगे, तो वो हम एक्सपीरियंस करेंगे। और ये वास्तव में पेशेंट्स के साथ होता है कि एपेटाइट श्रिंक हो गई, क्रेविंग नहीं हुई, सामने कोई खा रहा है तो मन नहीं किया खाने का, तो अंदर से ही एक आवाज आती है या एक बिहेवियर चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता और आप गलत चीज की तरफ नहीं भागते। तो ये इसकी वजह ये है। और नंबर टू, जो जंक फूड होता है उसमें कुछ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी डाले जाते हैं जिसकी वजह से आप उसकी तरफ भागते हैं। आप रुक नहीं पाते, आपने एक पैकेट खोला और आपको पैकेट की भूख भी नहीं है, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, आपका हाथ चलता ही चला जाएगा, क्योंकि वो डिजाइन है फॉर एडिक्शन। तो जब ये चीजें हटेंगी, आपकी आंतें ठीक होंगी विद द राइट अनाज, आपके अंदर ये बदलाव आप खुद ही महसूस करेंगे। बिल्कुल। और काफ़ी सारे मिथ्स भी बने हुए हैं न्यूट्रिशन में, काफ़ी ऐसे फूड है जिनको हम काफ़ी अच्छा मानते हैं, जैसे घी हुआ या फिर केले, रात में चने खाना अच्छा नहीं है, तो काफ़ी ऐसे मिथ्स हैं। तो उनको कैसे ये अडॉप्ट हुए, कैसे ये बने हैं, क्यों ये बनाए गए हैं, कैसे बन गए हैं ये? नहीं, फूड में सारी, मतलब बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी ट्रेडिशन में थी, जिनको हमने मिथ्स बना दिया। बिल्कुल। वो जैसे आपने बोला चने रात पे नहीं खाने, अब ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि चने अगर देखें तो थोड़ा हाजमे में, कंपेयर टू अ दाल, आर लिटिल टफर टू डाइजेस्ट। उसमें ऐसी शुगर्स होती हैं जो हमारी बॉडी, सब बॉडीज ब्रेक डाउन नहीं करती हैं, कुछ बॉडीज जो है, तो चने में ऐसी चीजें होती हैं जो सब लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते प्रॉपरली, जो जिनका वीक डाइजेशन है वो रात को नहीं पचा पाते। इसलिए
आप जो आपका डाइजेशन का बेस्ट टाइम है वो है दिन, अप टू सन, जब तक सूरज है। जी। सनसेट के बाद डिक्लाइन हो जाता है हमारी जो पाचन शक्ति जिसको बोलते हैं। तो अगर उससे आप देखें तो वो सही था ना कि रात में अवॉइड करें। पर अगर आप इतने किंग कॉन्ग हैं और आप ले सकते हैं तो आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन जनरल इट इज बेस्ट टू कीप इट इन द हार्डर थिंग्स टू डाइजेस्ट इन द अर्ली पार्ट्स। तो इसमें मिथ नहीं है। हम लोग न्यूट्रिशन साइंस में कहते थे कि सुबह खाओ या शाम को खाओ, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है ना? क्योंकि हमारी डाइजेशन जो है वही कैलोरीज सुबह और वही कैलोरीज शाम को, फर्क है वो, उसमें अंतर आ जाता है हमारी डाइजेस्टिव पावर में। तो ये मिथ भी था, हमारे जमाने का मिथ था, लेकिन अब ये समझ आने लगी, मिथ नहीं ट्रू है। तो इस तरह कुछ चीजें वाकई में, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये आपका मिलेट्स है, मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं है या कम है या ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ये सबके लिए ट्रू नहीं है। कुछ मिलेट्स में वाकई है, कुछ मिलेट्स में उतना ही है जितना गेहूं का है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये बने हुए हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स में लोगों को एक्सप्लेन करने से साइंस जो है ना वो उल्टी पड़ जाती है। तो जैसे एक ही चीज को हम पीछे पड़ जाए कि ये बहुत अच्छी है तो उसको एक्सेस में खा लिया तो वो नुकसान कर देती है। अच्छा, इसमें विटामिन सी मुझे तो ज्यादा चाहिए तो मेरा तो वो नुकसान कर जाती है। तो हर चीज को मुझे लगता है एक सिंपल लैंग्वेज में, एक रियल टाइम फूड जैसे हम खाते हैं उसमें एक्सप्लेन करें। बहुत ज़्यादा कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, फाइबर, ये सब उसको ब्रेक करके मुश्किल हो जाता है। और तीसरा ये है कि फूड प्रैक्टिसेस जो है हमारी पुरानी, उनको उनको वापस लाएं कि किस समय खाएं, कितना खाएं, कैसे मिलाएं, क्या कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं। तो वो अगर उस भाषा में लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा बेटर है। कौन सा अनाज खाएं, कितना अनाज खाएं, है ना? तो और कस्टमाइज्ड एडवाइस, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। बिल्कुल, आजकल जिंदगी ऐसी हो गई है, लोग वर्क लाइफ और फूड, पर्सनल लाइफ, इन सबको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मिलेट्स की जिस तरीके से जागरूकता फैलाई जा रही है, लोग जागरूक तो हो रहे हैं लेकिन वर्क लाइफ की वजह से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका क्या तरीका, किस तरीके से कर सकते हैं? क्योंकि अभी के टाइम पे इजीली मिलेट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हर स्टेट में। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे फार्मिंग होती है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ नहीं होती है, वहाँ पे ट्रांसफर होता है मिलेट्स। तो वो कैसे किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत पॉजिटिव स्टेप्स शुरू हुए हैं। ये पहला साल है 2023 जी। और इसी में हमने काफी कुछ चेंजेस देख लिए हैं और ये धीरे धीरे होगा। पूरा इकोसिस्टम जब रिस्पॉन्ड करेगा तो ये एक मेन स्ट्रीम बन जाएगा। जब फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगी, सब्सिडीज मिलेंगी, तो इनका अपने आप से ही कल्टीवेशन बढ़ेगा। कल्टीवेशन बढ़ेगा तो इनके प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। बहुत लेवल्स पे काम हो रहा है मिलेट्स इंस्टीट्यूट्स में और भी जो फूड टेक्नोलॉजी, फूड में कनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, टू create recipes, to make products and then make them available. So steps लिए जा रहे हैं और ये convenient बन जाएंगे और बन भी रहे हैं। अवेलेबिलिटी इनकी easy होगी। तो I think it is a matter of time। ये सब steps जो लिए जा रहे हैं ये फ्यूचर में बहुत जल्दी से फैलेंगे इनका इफेक्ट और people will be more it will become easier for them to access these things। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता। लेकिन जब तक ये इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है, जब तक हम आते हैं वहां तक, तब तक क्या कोई ऐसी चीज है इसके सपोर्टिंग में जो हम यूज कर सकते हैं? ऐसी चीज सपोर्टिंग में जो हम यूज कर सकते हैं, तो इसमें ये है कि हम सपोर्ट इसको कहते हैं प्लानिंग, है ना? आपके घर में इंडिविजुअल लेवल पे देखिए तो आप अपनी जो आसानी से चीजें मिलती हैं वर्सेस जो, तो अगर चीज आसानी से नहीं मिल रही तो आप उसको पहले प्लान करके घर में रख लीजिए, ठीक है ना? और मिलेट्स ऐसी चीज है जिसको कीड़ा भी नहीं लगता। इतनी उसको लॉन्ग टर्म तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, स्टोर कर सकते हैं। तो उसमें कोई, तो हम एक एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढने हमने, है ना? हमने जो अब इसको करेंगे प्रोएक्टिवली करें और पहले अपनाएं और उसको देखें आप क्या
आपको फ़र्क दिख रहा है। और अब जब आपको ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिखती है, तो फिर आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप कहीं न कहीं से आप ढूँढ के अपना कर लेंगे। और एक बहुत बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि मिलेट्स, जब मैंने आपको बताया कि एपेटाइट कंट्रोल सेंटर भी इसको रेगुलेशन इसमें आ जाती है अपने आप, कम हो जाती है खाने की एपेटाइट। तो अगर कोई कहे कि महँगे हैं, तो जहाँ पे आप एक गेहूँ की रोटी लेते हो, तो आपको उसकी आधी चाहिए मिलेट की रोटी। तो अगर आपकी खुराक 2 की है, तो 1 रोटी बाहर काफ़ी है आपके लिए। तो आपकी वॉल्यूम ऑफ फूड अंदर कम हो जाती है। सो ये हम देखते हैं कि पेशेंट अपनी फूड डायरी दिखाते हैं पुरानी, और 2-3 महीने के बाद, अच्छा हम इतना खाना खाते थे पहले। तो वो सोच भी नहीं सकते कि हम 3 मील्स खाते थे और अब हम 1 ही मील पे आ गए हैं और हमारे को भूख नहीं लग रही है और हम कंट्रोल में हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है व्हिच विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट द इकोनॉमिक्स। तो अभी तक का आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई पार्ट रहा हो जहाँ मिलेट से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ हो जिसने आपको हैरान कर दिया हो, परेशान कर दिया हो? कोई ऐसी चीज़ आपने रिसर्च की हो? जो हम देखते हैं जैसे आर्थराइटिस है, उसके ऊपर कितना मतलब प्रोफाउंड असर है। जैसे शुगर है, किसी की डायबिटीज़ जो जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसका 10.5 था, और वो इंसान यंगस्टर है, कोई अ, खराब लाइफ़स्टाइल नहीं था, बहुत नॉन ओबीस, मोटा भी नहीं है, और उसको हमने मिलेट्स देके, उसकी डाइट ठीक करके 1 महीने में उसका HbA1c 6 आ गया। हुँ, तो आप देखिए कि हम भी हैरान कि कैसे, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ पर उसको कोई उम्मीद नहीं थी और इसने कोई दवाई नहीं खाई। तो डॉक्टर्स के पास जब गए थे, तो उन्होंने कहा तो अब तो आपको दवाई पे आना पड़ेगा और लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। तो दवाई से बचे, और शुगर अब उनकी 4.9 है, जो कभी सोच ही नहीं सकते। अब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो वो सोचते हैं कि आप भूखा रह रहे हैं। वो कहते हैं मैं भूखा नहीं रह रहा, मैं तो सब कुछ खा रहा हूँ, मेरा वेट देख लीजिए, मेरा कुछ कम नहीं है, मेरी एनर्जी मस्ट मैटर है, लेकिन विश्वास नहीं होता। बिल्कुल, ये काफ़ी हैरान कर देने वाला किस्सा हुँ। है। तो जो बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे कई लोगों को कैंसर हो जाता है, उनको काफ़ी हीमोग्लोबिन से जुड़ी परेशानी होती है, जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती हैं, उनसे लोग परेशान होते हैं, रोज़ टेस्ट करवाना, हॉस्पिटल जाना, लोग ज़्यादा प्रेफ़र वही करते हैं। ये सारी चीज़ें लोग कम प्रेफ़र करते हैं, उनको लगता है वहाँ जल्दी इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या मिलेट से वो सारी चीज़ों में भी कुछ असर देखने को मिलता है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये आंसर है यस। एक तो हर कैंसर अलग है, तो मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन जितने भी कैंसर हैं वो इन्फ्लेमेशन से जुड़े हैं। जब तक आप इसकी वजह इन्फ्लेमेशन की नहीं बदलेंगे, तो आपका कैंसर वापस आएगा, चाहे आपका ट्रीटमेंट कितना बढ़िया ना हो। ठीक है? तो इन्फ्लेमेशन को हमने कम रखना है, कम करना है, और उसका जो एकमात्र इलाज है, वो है हमारा फूड। हमारे पास पॉल्यूशन का इलाज नहीं है, हमारे पास और चीज़ें हम नहीं चेंज कर सकते। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस है। लेकिन जो हम अपने हाथ से कर सकते हैं, जो हमारे मुँह में जा रहा है, उसकी चॉइस तो हमारे हाथ में है, और उस वही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है बिल्कुल। उस प्रॉब्लम का। तो चाहे आप कोई भी इलाज करा लें, चाहे आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लें, लिवर ट्रांसप्लांट करा लें, कुछ भी करा लें, लेकिन वो कामयाब थोड़े दिन के लिए होगा, जब तक आप उसकी रूट कॉज़ जो है वो नहीं बदलेंगे। बिल्कुल, तो मिलेट्स काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, सामने भी रखी हुई है काफ़ी बुक्स। काफ़ी लंबे टाइम से आप बुक्स लिखते आ रहे हैं, तो क्या आपने बुक में भी कुछ ऐसा ज़िक्र किया है जो लोग देख सकते हैं और ज़्यादा नॉलेज उससे ले सकते हैं? जी, बिल्कुल। ये 4 किताबें जो हैं, सबसे पहली थी इज़ व्हीट किलिंग यू। ये हमने लिखी थी 2011 में, और ये किताब जो है इट इज़ टॉकिंग अबाउट वन एस्पेक्ट ऑफ व्हीट सेंसिटिविटी, जिसको सीलियाक डिज़ीज़ कहते हैं। सीलियाक डिज़ीज़ एक मात्र अपने आप एक एंटिटी है, जिसमें गेहूँ जो है आंतों को इतनी बुरी तरह खराब कर देती है कि पूरी बॉडी की जो न्यूट्रिशन है वो अपटेक नहीं होती, और उसके साथ-साथ बहुत सारी और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स एंड कैंसर्स जुड़ जाते हैं।
तो इसकी जागरूकता बोथ अमंग पीपल एंड अमंग द डॉक्टर्स ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने ये किताब लिखी थी। इसका हिंदी का वर्जन भी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जो पब्लिकेशन डिवीजन है उन्होंने लिखा है, उसके मतलब ट्रांसलेट किया है हिंदी में और गेहूँ से विकल्प करके। और बेसिकली उनका भी यही था एम कि ये इंफॉर्मेशन सब तक जाए। बिल्कुल। कोई इसके लक्षण जो होते हैं, ये एक मल्टी सिम्पटम डिसऑर्डर है। कई लोगों में तो सिम्पटम ही नहीं आता, बाद में आता है जब तक बहुत लेट हो जाता है, पता नहीं चलता। तो गेहूँ से अगर आपको परेशानी है, आपको कैसे पता चले क्या लक्षण है? तो सबसे पहले तो खून की कमी, अनीमिया, बट सबको नहीं होती। मैंने बताया सबको लक्षण नहीं आते। न्यूट्रिशनल बी12 की कमी या और भी जैसे कैल्शियम है हड्डियों के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। उसके साथ-साथ वज़न, बच्चों में जो है वज़न या हाइट या ग्रोथ नहीं होना, बिल्कुल। और एडल्ट्स में वज़न ना घटना ना बढ़ पाना, सो बोथ अंडरवेट एंड ओवरवेट। तो इसके साथ-साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो, सबको नहीं होती, लेकिन अगर कोई क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या क्रॉनिक आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कोई और आईबीएस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो भी इस पर आप ध्यान दें। हो सकता है कि आपको सीलियाक डिजीज़ हो। उसके साथ आप अगर देखें तो आप ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स, थायराइड वगैरह है या कोई बाल गिरना या एलोपेशिया जिसको कहते हैं, या कोई रैशेज़ हो जो ठीक नहीं हो रहे, तो या मूड या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो ये सब इससे जुड़े हैं। लिवर डिजीज़ है तो भी इसमें इसका एक लक्षण होता है। तो लिटरली फ्रॉम हेड टू टो एनीथिंग इसके, ब्लोटिंग तो सबसे कॉमन होता है, ब्लोटिंग और माउथ अल्सर्स, और ये तो एक पूरी एक हमारे पास लिस्ट है व्हिच यू कैन आल्सो पुट इट आउट इन द ग्राफिक्स। एंड कई लोग जो है वो जस्ट दे लर्न टू लिव विद दिस, जैसे थकावट है तो लाइफ लॉन्ग थकावट ही है। विमेन में ये है पीसीओडी या इनफर्टिलिटी, मिसकैरेजेस, ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो है आप देखी जाती है। तो फिर हमने जब लिखा इसके बारे में तो हमारी नेक्स्ट किताब थी मोटापे के ऊपर। तो ये सब पेंगुइन की है एक्सेप्ट ईटिंग एट वर्क इज ऑन साइमन शूस्टर। पेंगुइन की दूसरी किताब द डाइट डॉक्टर वाली है। ये दिस वाज अबाउट इंसुलिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम और हाउ टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमारी डाइट में है वो हमारे मोटापे का एक जड़ है। और ये गेहूँ खाने से भी बिगड़ता है। जो इंसुलिन की प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इसमें ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, मोटापा, ये सब चीज़ें इससे जुड़ी हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। तो हमने इसमें एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे किस किस्म का कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितना खाना है, और इस मोटापे पे कैसे काबू पाना है थ्रू इंसुलिन, व्हिच कैन बी आल्सो बिकॉज़ ऑफ व्हीट इन इटसेल्फ। तो उसके बाद फिर हमने लिखी अपनी ईटिंग एट वर्क बाय साइमन शूस्टर के। उस समय ये पब्लिशर का भी था कि आप सब कुछ कर लेते हैं लेकिन ऑफिस जाके सब बिगड़ जाता है। हाँ जी, हाँ, तो हम ऑफिस में डाइट नहीं कर सकते। ऑफिस में तो मैं ये कहती हूँ सबसे पहले कि भाई डाइट का तो वर्ड ही हटा दो। डाइट करने की क्या जरूरत है, आपको एक लाइफस्टाइल बदलना है। नहीं तो डाइट ऑन है ऑफ है, ऑन है तो फायदा है, ऑफ है तो वापस है। और ये ऑन ऑफ करके पूरी बॉडी को बार बार नुकसान होता है और वजन ज्यादा बढ़ता है। और आजकल ज्यादा लोग जिम की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज होती है, सब्स्टिट्यूट होते हैं, वो लेके बॉडी बना रहे हैं, दुबले हो रहे हैं। आप मोटापे का जिक्र आप कर रहे थे बार-बार। तो जो लोग मोटे होते हैं वो बहुत सारी चीजें अपनाते हैं जिम जाने के बाद, दुबले तो हो जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं इम्यूनिटी उनकी कम हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। तो ये पूरी एक साइंस है, ऐसे नहीं खाली एक्सरसाइज से नहीं होगा जी। और कई लोग दुबले हैं, जैसे इस पिंक किताब में लिखा है कि पेट का मोटापा, हाँ जी, ये बहुत बड़ा है। आप पतले भी हो रहे हैं लेकिन आपका पेट पर फैट है तो वो आपको परेशान करेगा, आपको, क्योंकि दैट इज कनेक्टेड नॉट ओनली विद योर लुक्स बट अंदर जो हेल्थ है, इन्फ्लेमेशन की बात हमने करी, वो उससे जुड़ा है। तो पेट का मोटापा भी एक अपने आप में एक मोटापा है, चाहे आपका वजन ठीक है। तो इंटरनल लिवर पे जो फैट है ये सब आपको नुकसान करते हैं। तो यही था कि भाई ईटिंग एट वर्क में जो भी हमारे तरीके हैं ऑफ अडॉप्टिंग हेल्दी डाइट चॉइसेस एंड मेकिंग हेल्दी डिसीजंस अबाउट फूड एंड अडॉप्टिंग प्रैक्टिसेस,
तो एक ऑफिस वाले इंसान को भी सिंपली बताया जाए। तो सिंपल टिप्स है, सिंपल ज्ञान है इसमें कि और हर प्रोफेशन को लेके हमने इंडिविजुअली एड्रेस किया है कि आप अगर मीडिया में हैं या आप अगर लॉयर हैं या आप टीचर हैं या आप डांसर हैं या आप एक्टर हैं, तो इसमें अलग अलग किस्म के सिनारियोज होते हैं, तो उनको एड्रेस करना है। तो जहाँ तक हो सके हमने प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं। और इसमें एक पीस का हमने जिक्र किया है। पीस मतलब 3 पीस टू गुड हेल्थ। पीस में सबसे पहला पी है प्लानिंग, जो मैंने आपको भी बताया। प्लान जरूर करना, प्लान जरूरी है। ये नहीं है कि जो मर्जी मिला खा लिया। ट्रैवल में भी अपने साथ अपना मर्जी का खाना होना चाहिए। और सेकंड पी इज हैविंग प्रोटीन्स, एनफ प्रोटीन्स, जिसके साथ आप सब्जियां भी पेयर करें। प्रोटीन सभी समझते हैं, अंडा, फिश, चिकन, स्प्राउट्स, दाल, उसके साथ सब्जियां लें। और लास्टली प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स वो होते हैं जैसे फल सब्जी हो गई, आपके स्पाइसेस हो गए, स्प्राउट्स हो गए, नट्स हो गए, फर्मेंटेड फूड्स हो गए, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, पानी। तो ये प्रोटेक्टिव फूड्स जो है ये हमें एक मील में जरूर रखने हैं। तो एक मील में हमने यही खाना है, ठीक है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, वो आप चूज करें। तो एक अलग अलग रंग की फल सब्जी एक मील में हमें चाहिए ही चाहिए। तो 3 पीस है। और उसके साथ साथ अनाज, वो अपने हिसाब से, कौन सा अनाज कब खाना है, कितना खाना है, वो अपने हिसाब से करें। बिल्कुल, प्लानिंग और ये सारी चीजें काफी ज्यादा हाँ, जरूरी है। तो शेड्यूल बनाना काफी जरूरी है। और ये किताब में ये सबसे में हमने फोकस किया है। और अभी जो रिलीज हमने फॉर्मली नहीं करी, 4G कोड टू गुड हेल्थ, इट्स अगेन बाय पेंगुइन। ये 4G है क्या? ये 4Gs है। गट, जिसकी हमने बात करी अभी, गर्थ, गर्थ का मतलब पेट का मोटापा, जिसकी बात करी हमने, वो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। गट, गर्थ, ग्लूटेन, जिसकी हमने गेहूं की बात करी, और ग्लूकोज, शुगर्स, ठीक है। तो ग्लूटेन तो प्रोटीन ऑफ व्हीट है, और शुगर्स, ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जो हम शुगर्स में मिलता है, हमें मीठी चीजों में मिलता है, बट फ्रूट्स में भी मिलता है, और अनाज जो है वो भी शुगर का ही एक रूप है। तो इसमें ये सारी बातें आई हैं कि जो सबसे बड़ी कल्प्रिट्स हैं हमारी जो खाने में, ग्लूटेन एंड शुगर्स इन एक्सेस, वो हमारी आंतों को बिगाड़ रही हैं, और हमारा पेट का मोटापा जो है, इन्फ्लेमेशन, वो कर रही हैं। तो आंतों को बिगाड़ के क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन। तो 2 ऑर्गन्स, जो पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके अंदर जो है वो आंतें, और बाहर जो है पेट का मोटापा। तो ये साइट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, एंड द 2 बिग ड्राइवर्स टू दैट इन्फ्लेमेशन आर शुगर्स एंड योर ग्लूटेन। तो इसको लेके हमने कहा वी कैन एक्चुअली जॉइन द डॉट्स। तो ग्लूटेन की हम जो बात कर रहे हैं, ग्लूटेन मतलब क्या चीज है? क्या ये नुकसानदेह होता है हेल्थ के लिए? नहीं, सबके लिए नहीं है नुकसानदेह, लेकिन अब हो रहा है। We have lost tolerance because of the changes in the food. हमारी आंतों में प्रॉब्लम आ गई है, हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। तो जैसे हम कहते थे दूध बहुत नुकसान करता है, सबके लिए नहीं, लेकिन टॉलरेंस जो है हमारी दूध की बिगड़ गई। इसी तरह ग्लूटेन की टॉलरेंस, ग्लूटेन सबके लिए खराब नहीं था, कुछ लोगों के लिए खराब था जिनको प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जो हमारी आंतें बिगड़ गई क्योंकि पूरा इकोसिस्टम बदल गया, तो चेंजेस आ गए गेहूं में, तो अब हमारी टॉलरेंस टू गेहूं खत्म हो गई। तो किसी न किसी रूप में, और सबके लिए नहीं है, बट काफी हद तक जो लोग अब देख रहे हैं, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड, सफर कर रहे हैं। जो इसमें मुझे लगता है जो रिमोट एरियाज में है, या जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ एक्सपोज नहीं है, वो अभी भी ठीक है, वो टॉलरेट कर रहे हैं। लेकिन जो अर्बन जो है वो परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, कोविड का जिक्र जो हम बार बार कर रहे हैं, इस दौरान आपको लगता है कि मिलेट्स खान पान में शामिल होता है, शेड्यूल में शामिल होता है, तो जितना इफेक्ट अभी हुआ है कोविड का 100% वो कम होता है। 100%।
तो काफी फायदेमंद ये माना जाता है। आज हमने मिलेट्स पर चर्चा की है, काफी सारे डिस्कशन हुए हैं, काफी बात हुई है और काफी सारे मिथ्स थे जो टूटे हैं, काफी नॉलेज हमें मिली है, लोगों को मिली। कुछ चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी जो आपने बताई है। तो फिलहाल हम अपनी चर्चा को यहीं खत्म करते, इस डिस्कशन को खत्म करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए हो। थैंक यू फॉर तो हैविंग मी। आज हमारे शो में हमने चर्चा की मिलेट्स को लेकर, मिलेट्स से जुड़े हुए काफी सारे मिथ्स हमने टूटते हुए देखे हैं, काफी सारी चीजें हमने ऐसी जानी है जो काफी नई है, जो जानना काफी जरूरी है आप लोगों के लिए। आज शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। नमस्कार।